नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड, जिन्होंने इससे पहले की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे भक्त दर्शन। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इनके बारे में। ये उत्तराखंड में क्रांतिकारी भी हुए हैं, राइटर भी हुए हैं, बाद में ये राजनीति में भी आए हैं और गढ़वाल क्षेत्र से पहले विधायक भी रहे हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनका जो मूल नाम था वो था राज दर्शन। राज दर्शन। तो प्रश्न आएगा, भक्त दर्शन का मूल नाम क्या था? तो राज दर्शन था। इसी के साथ साथ एक पॉइंट और याद रखना है, इन्होंने 14 वर्ष की उम्र में जीवन भर खादी पहनने का वचन लिया था। खादी यानी कि जो देसी चीज़ें हैं, चाहे कपड़े हो कुछ भी हो, तो देसी अपनाने का वचन लिया था। अगला जो पॉइंट इनके बारे में याद रखना है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर से की है? तो इन्होंने तारादत्त गैरोला की तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर से की है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। गढ़वाल के अंदर गोरखनाथ के अनुयायी कौन थे? तो राजा अजयपाल थे, जो पंवार वंश के 37वें नंबर के शासक थे। तो उन्हीं के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है कि अजयपाल क्या थे? गोरखनाथ के अनुयायी थे। तो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज ब्रेस्टन ब्रिग्स या जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें मैक्स मुलर, तो इन्होंने 1820 में टिहरी की यात्रा की है और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, ए जर्नी टू द लेक मानसरोवर। ए जर्नी टू द लेक मानसरोवर, क्योंकि 1812 में ये तिब्बत पहुंचते हैं। तिब्बत यानी कि लेक मानसरोवर पहुंचते हैं 1812 के अंदर, और 1820 में ये टिहरी गढ़वाल की यात्रा करते हैं। उस टाइम जो टिहरी रियासत के नए नए राजा बने हैं तो वो सुदर्शन शाह बने हैं, और सुदर्शन शाह को इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है झोपड़ियों का राजकुमार। तो प्रश्न आएगा, झोपड़ियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो वो सुदर्शन शाह को कहते हैं, मैक्स मुलर ने कहा है। अगर हम बात करें डब्ल्यू फ्रेजर, जब हम चंद्रवंश पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था इनकी एक पुस्तक है रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। इसमें ये मानते हैं कि थोवरचंद क्या है? चंद्रवंश का संस्थापक है। अगली जो पुस्तक है हैमिल्टन की है, ये भी चंद्रवंश के संस्थापक को लेकर लिखी गई है। इनकी एक पुस्तक है किंगडम ऑफ नेपाल। किंगडम ऑफ नेपाल। तो इसमें बताया गया है कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन है? थोवरचंद है। तो ये हमने उत्तराखंड का इतिहास जो सीरीज हमने चला रखी है, जिन्होंने नहीं देखी है उसमें हमने ये पढ़ा रखा है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें SC के लिए सुरक्षित हैं? SC यानी कि अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अगर हम उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से पहली है पौड़ी गढ़वाल यानी कि गढ़वाल सीट है, दूसरी है टिहरी सीट जो टिहरी गढ़वाल वाली है, और तीसरी है हरिद्वार सीट, चौथी है अल्मोड़ा और पांचवी है नैनीताल। तो ये 5 सीटें हैं। इसमें से जो अल्मोड़ा है वो क्या है? SC के लिए यहाँ पर आरक्षित है, जहाँ के अभी जो सांसद हैं अजय टमटा जी हैं। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 1 सीट। अगर हम बात करें उत्तराखंड में जो 70 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से टोटल 15 क्या है? रिजर्व हैं यानी कि कैटेगरी के लिए है, जिसमें से 2 तो ST के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है। बाकी 13 क्या है? अनुसूचित जाति के लिए है। SC के लिए 13 है, ST के लिए 2 है, चक्राता और नानकमत्ता। बाकी 13 किसके लिए है? SC के लिए है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ घाटी में किन 2 पर्वतों के मध्य U आकार की हिमानी घाटी का निर्माण हुआ है? तो बद्रीनाथ घाटी की बात हो रही है, यानी कि सीधे सीधे जो बद्रीनाथ है किन पर्वतों के मध्य बसा हुआ है? देखिए फ्रेंड, हमने इससे पहले की क्लास में भी पढ़ा था, जो बद्रीनाथ है वो 2 पर्वतों के मध्य बसा है। एक तो नर यानी कि अर्जुन, दूसरा नारायण यानी कि भगवान विष्णु। तो नर और नारायण। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें मेरू और सुमेरु, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। हेमकूट और मणिकूट पर्वत के मध्य कोटद्वार बसा है, कोटद्वार जो कि पौड़ी में स्थित है। और शंभु और निशंभु पर्वत के मध्य नीलकंठ महादेव मंदिर बसा है, नीलकंठ महादेव, ये भी पौड़ी में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर और नारायण। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? देखिए फ्रेंड, अगर कुमाऊं मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड की बात करें तो इसका मुख्यालय
काठगोदाम में है, काठगोदाम, जो कि नैनीताल में स्थित है। और इसकी जो स्थापना होती है 1939, 1939, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 1939 में इसकी स्थापना होती है। अगर हम बात करें गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड, तो गढ़वाल की होती है कोटद्वार के अंदर, और 1941 कहाँ पर, कोटद्वार। तो गढ़वाल का कोटद्वार और कुमाऊं का काठगोदाम। अगला प्रश्न है भारतीय सैन्य एकेडमी यानी कि IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कब हुई। तो IMA की बात करें अगर, तो इसकी जो स्थापना होती है देहरादून के अंदर होती है, राज्य की जो राजधानी है। और इसकी जो स्थापना है वो कौन करते हैं, फिलिप चैटवुड। फिलिप चैटवुड के नाम से वहाँ पर एक बिल्डिंग भी है। 1 अक्टूबर 1932 को करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काशीपुर यानी कि उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है 2011 के अंदर। अब यहाँ पर पूछ रहा है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कब हुई है। अगर हम बात करें 2011 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो 2011 के अंदर अगर देखें तो 2007 से लेकर 2012 तक, तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो 2011 किस में आएगा, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में आएगा, क्योंकि जो 11वीं थी 2007 से 12 के मध्य थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2011 में। और जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 17 तक थी, उसके बाद इसको समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है या फिर किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। देखिए फ्रेंड, भारत के अंदर प्रत्येक क्षेत्र को विकसित करने के लिए या उसका विकास करने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। और भारत में टोटल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। एक तो नॉर्थ की है यानी कि उत्तर में है, एक ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर है, पूर्व में है, एक साउथ यानी कि दक्षिण में है, एक वेस्ट यानी कि पश्चिम में है, और एक है मिडिल में यानी कि मध्य में है। तो टोटल कितनी है, 1 2 3 4 और ये बीच में होगी 5। और जो उत्तराखंड है वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ मध्य में आता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मध्य क्षेत्रीय परिषद। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें जो क्षेत्रीय परिषद है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, कई बार ये भी एग्जाम में आता है। तो क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है भारत का गृह मंत्री होता है। और इसके सदस्यों की बात करें तो प्रत्येक राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं तो वो इसके सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री। तब चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हो, है ना, जहाँ भी मुख्यमंत्री यानी कि विधानसभा है तो वहाँ मुख्यमंत्री होंगे, तो वहाँ के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष होता है भारत का गृह मंत्री। अगला प्रश्न है थारू जनजाति में बदला विवाह प्रथा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड, बात हो रही है थारू जनजाति, तो इसमें कह रहा है कि बदला विवाह प्रथा। तो सबसे पहले हम जानेंगे बदला विवाह प्रथा होती क्या है। जैसे एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, इसके 2 बच्चे हैं, इसके भी 2 बच्चे हैं। अगर ये लड़की है, ये भी लड़की है, और ये दोनों क्या है, लड़के हैं। इसकी लड़की की शादी इसके लड़के के साथ, इसकी लड़की की शादी इसके लड़के के साथ, यानी कि एक दूसरे से एक्सचेंज जो विवाह होता है। तो ऑप्शन डी अट्टा सट्टा विवाह, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और पक्की पौनी ये भी थारों में है, बात कटी शादी की डेट फिक्स होना, है ना, दिखनौरी प्रथा ये भी थारों में है। तो सारी थारों से संबंधित प्रथाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। अगला जो प्रश्न है बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए फ्रेंड, बात करेंगे बीज बचाओ आंदोलन। इसकी शुरुआत होती है हेवल घाटी टिहरी गढ़वाल से, हेवल घाटी टिहरी से 1987 में इसकी शुरुआत होती है। और इसकी जो शुरुआत करते हैं विजय जड़धारी जी करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विजय जड़धारी। अगर हम बात करें द्वारिका प्रसाद उनियाल, तो इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया बीज बम आंदोलन। बीज बम आंदोलन ये किसने चलाया है, द्वारिका प्रसाद उनियाल ने चलाया है, जबकि बीज बचाओ आंदोलन विजय जड़धारी ने चलाया है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर हम बात करें वंदना शिवा, तो ये पर्यावरण से संबंधित है। और जो अवधेश कौशल है, तो इन्होंने खनन माफियाओं के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो खनन माफियाओं से लड़ने वाले कौन से व्यक्ति थे, तो वो अवधेश कौशल थे। अगला प्रश्न है कनकटा बैल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कनकटा बैल आंदोलन। देखिए फ्रेंड, ये आंदोलन कुमाऊं में काफ़ी प्रचलित रहता है, खासकर जो अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है वहाँ पर प्रचलित होता है। इसमें जो बैल है उसके दोनों कान काट लिए जाते हैं और 2 बार इंश्योरेंस खाया जाता है, यानी कि 2 बार एक ही बैल को मरा घोषित किया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है ना। तो ये भ्रष्टाचार से संबंधित था। और इसका जो नेतृत्व किया है किसने किया है, तो भूदेव नैनवाल ने किया है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, भूदेव नैनवाल। अगला प्रश्न है हिल यात्रा लोक नाटक का मुख्य पात्र कौन सा है। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें हिल यात्रा उत्सव,
तो ये पिथौरागढ़ में खासकर मनाया जाता है, जो कि एक कृषि उत्सव है। कृषि उत्सव है ना। रोपाई गुड़ाई के समय ये उत्सव मनाया जाता है। अगर इसकी बात करें ये कहाँ से आया है, तो ये मूलतः नेपाल का था और नेपाल में इसको इंद्र जात्रा के रूप में जाना जाता है। तो वहीं से ये कुमाऊं में आया है। और इसमें नृत्य देखें तो इसमें एक नृत्य किया जाता है, स्वांग नृत्य। और ये स्वांग नृत्य कौन करता है, जो इसका पात्र है और इसका जो मुख्य पात्र हो वो लखिया भूत होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, लखिया भूत। अगला प्रश्न है, किस स्थान को कुमाऊं का खजुराहो नाम से जाना जाता है। देखिए बहन, अगर बात करें कुमाऊं का खजुराहो, तो कुमाऊं का खजुराहो, हिमालय की द्वारिका, ये सब एक ही के नाम है। जिस प्रकार खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं, वैसे ही द्वाराहाट में भी बहुत सारे मंदिर हैं, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, द्वाराहाट, जो कि अल्मोड़ा में है। इसी को कुमाऊं का खजुराहो और हिमालय की द्वारिका के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें थल केदार, तो थल केदार को एलोरा के समान यहाँ पर माना जाता है। जब हम चंद्रवंश पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था एलोरा के समान कौन सा मंदिर है, तो कुमाऊं में थल केदार है, क्योंकि एलोरा को एक ही पत्थर से काट कर बनाया गया है। वैसे ही थल केदार में भी जो शिव मंदिर है उसको एक ही पत्थर से काट कर बनाया गया है। अगर हरिद्वार की बात करें तो इसको उत्तर भारत का केरल कहते हैं, उत्तर भारत का केरल। तो किसे कहते हैं, तो हरिद्वार को कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत की एक बैठक कितने माह में होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे जिला पंचायत। देखिए फ्रेंड, भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसकी शुरुआत 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने की है, बलवंत राय मेहता। तो इस समिति के आधार पर भारत में जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय है, यानी कि 3 स्तर हैं उसके। तो सबसे पहला ग्राम पंचायत है, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत और सबसे ऊपर होती है जिला पंचायत, है ना। तो ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो जिसको नहीं है पता वो नोट करते हुए चलें। अगर इस जिला पंचायत में सदस्यों की बात करें तो इसका जो चुनाव होता है 18 वर्ष से ऊपर की जो जनता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, वो लोग चुनते हैं इसको, है ना। देखिए फ्रेंड, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, कोई भी हो, तो इन सभी में जो बैठक होती है वो प्रत्येक 6 माह में होनी अनिवार्य है। और एक साल में 2 बैठकें होनी अनिवार्य है, यानी कि कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। और प्रत्येक जो बैठक है वो 6 माह से लेट नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक 6 महीने में। अगला प्रश्न है, अशोक चल के समकालीन चंद शासक कौन था। देखिए फ्रेंड, जब हम पढ़ा रहे थे चंद्रवंश, है ना, तो उसमें हमने बताया था कि एक शासक होते हैं वीणाचंद। तो वीणाचंद क्या करते हैं, अपने कुमाऊं क्षेत्र को खसों से हारते हैं। जो वहाँ पर खस राजा हुए हैं वो वीणाचंद के समय कुमाऊं को अपने अधिकार में लेते हैं। बाद में इन्हीं खसों को अशोक चल की सहायता से एक शासक हराता है, इसका नाम है वीरचंद। तो ये वीरचंद क्या करता है, अशोक चल की सहायता से कुमाऊं को अपने अधिकार में लेता है ना। तो ये वीरचंद किसका समकालीन है, तो अशोक चल का समकालीन है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वीरचंद। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें दारमा और ब्यास घाटी, सबसे पहले तो ये याद रखना है दारमा और ब्यास घाटी पिथौरागढ़ के अंदर है और इनको जो जोड़ने वाला दर्रा है तो वो कौन सा है, सिल्ला दर्रा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें लासपा दर्रा, तो लासपा दर्रा पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है। ट्रेल पास जोड़ता है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को। और कालिंदी दर्रा, तो ये जोड़ता है चमोली और उत्तरकाशी को। चमोली और उत्तरकाशी को कालिंदी दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई। देखिए फ्रेंड, जो ये अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कुमाऊं में पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1986 यानी कि 1986 में होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें 1987, तो 1987 में सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना होती है। सोना नदी वन्यजीव विहार जो कि पौड़ी में स्थित है। 1988 में एक वन्यजीव विहार की स्थापना और होती है, बिनसर वन्यजीव विहार। बिनसर कहाँ पर है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। और 1977 की बात करें तो मेहरुड़ी वन्यजीव विहार, मेहरुड़ी कहाँ पर है, तो बागेश्वर में स्थित है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, धारी देवी मंदिर किस जिले में स्थित है। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें धारी देवी मंदिर, तो ये अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित एक मंदिर है, जिसको उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। किस मंदिर को तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी के रूप में जाना जाता है, तो धारी देवी मंदिर को जाना जाता है। और कहाँ पर ये स्थित है, तो ये पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर शहर के समीप जो कालियासोड़ है, कालियासोड़, तो वहीं पर ये स्थित है। तो श्रीनगर गढ़वाल कहाँ स्थित है, तो पौड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी के मायके आने पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड, नंदा देवी जो यात्रा है हमने भी पढ़ाया है, जो परीक्षावाणी सीरीज है या फिर जिला सीरीज है,
उसमें हमने पढ़ाया है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो नंदा देवी है उनकी जो यात्रा निकाली जाती है नौटी से होमकुंड तक निकाली जाती है और प्रत्येक 12 वर्ष में ये आयोजित होती है ना। तो इनके मायके आने पर कौन सा उत्सव मनाते हैं, तो सियाल पाती उत्सव। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें किरजी उत्सव, तो प्रत्येक 12 वर्ष में किरजी या कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ की जो सौका है यानी कि जो भोटिया जनजाति है वो मनाती है। छलिया महोत्सव ये भी पिथौरागढ़ में मनाते हैं। ये गुगाल है तो गुगाल महोत्सव तो ये हरिद्वार में मनाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा सियाल पाती उत्सव। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई। तो वीर चंद सिंह गढ़वाली सभी लोग जानते हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, है ना, उत्तराखंड में क्रांतिकारी हुए हैं। तो इनके नाम पर एक पर्यटन योजना शुरू की गई है, जो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा ये पहल शुरू की गई। तो इसकी शुरुआत होती है 1 जून 2002 से। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।